दोस्तों एक और बहुत अच्छी किताब शिकस्त तख्त पहलवी, द फॉल ऑफ हेवन, द पहलवीज एंड द फाइनल डेज ऑफ इम्पीरियल ईरान। इसका ये तर्जुमा है शिकस्त तख्त पहलवी। एंड्रयू स्कॉट कॉपर ने इसको लिखा है और इसका तर्जुमा नादरा महर नवाज साहिबा ने किया है। नादरा महर नवाज साहिबा जो हैं ये नॉर्वे पर भी एक अच्छी किताब लिख चुकी हैं और उसके बाद ईरान पर इन्होंने ये एक अच्छी किताब लिखी है। जो शाह ईरान है उनके जो आखिरी दिन हैं 2-3 साल हैं उसके ऊपर ये बड़ी अच्छी किताब लिखी है, क्योंकि इनके जो शरीक हयात हैं नादरा साहिबा के, इनके जो शरीक हयात हैं वो ईरानी भी हैं और परवेज़ महर नवाज ये ईरान के थे। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने आँखों से भी देखा है और अपनी आँखों से देखा भी है और ज़ाहिर है कि वहाँ की एक ताल्लुक़ है नादरा साहिबा का, तो उनकी एक कल्बी ताल्लुक़ भी ईरान से है और जो वहाँ पर खाड़ पछाड़ हुई 2-4 सालों के अंदर और 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया या खुमैनी इनकलाब आया, उसको इन्होंने बहुत करीब से भी देखा और उससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज भी इनके ऊपर हुआ है। तो इन्होंने इस किताब के अंदर एक्चुअल में जो एंड्रयू स्कॉट कॉपर की किताब है, इस किताब के बारे में इन्होंने लिखा है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने वो लिखी हैं कि जो इस तर्जुमा करते हुए जो कि पाकिस्तानी क़ारीन के हवाले से और उनसे मुताल्लिक़ हैं, तारीख़ से मुताल्लिक़ हैं। तो अगर हम इस किताब को देखें तो इस किताब के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने शाह के जो आखिरी 4-5 साल हैं उनका जो है वो एक जायज़ा लिया है। मसलन शाह जो थे उनके वालिद, एक थोड़ी सी तारीख़ भी है ईरान की। 1500 आपको मालूम है कि 1500 ईस्वी में सफ़ी इनकलाब वहाँ आया और एक शीई रियासत वहाँ कायम हुई ईरान के अंदर और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शिया जो है वो सरकारी मज़हब जो है वो बनता चला गया वहाँ का। और वहाँ के जो हुक्मरान थे सफ़ी हुक्मरान के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वही लोग काबिज़ हो, फिर उसके अंदर ख़ानदानों के अंदर मुख्तलिफ वेरिएशन हुई, मुख्तलिफ चेंजेस हुई। फिर पहलवी ख़ानदान जो है वो आ गया रज़ा शाह साहब की सूरत में और फिर उनकी औलाद अहमद रज़ा शाह और ये तमाम लोग जो है वो हुक्मरान बनते चले गए। और इसमें तख्त व ताज के एतबार से इन्होंने पूरा एक तारीख़ दी है ईरान की। फिर उसके बाद जो है जो मौजूदा शाह थे इनके जो वालिद थे उनकी बारे में इन्होंने लिखा है। फिर फरह दीबा जो है शाह ईरान जो थे आखिर में 78-79 तक, उनकी जो वाइफ थी उनके बारे में इन्होंने लिखा है। कई शादियाँ की थी इन्होंने शाह साहब ने, लेकिन ज़ाहिर है कि बादशाह थे, लेकिन इनकी कुछ शादियाँ नाकाम भी रहीं। लेकिन फरह जो दीबा थी इनके साथ जो इनकी शादी जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही और ये ख़ुद भी चूँकि बहुत सोशल थी और बहुत ज़्यादा वोकल ख़ातून थी और ख़वातीन के लिए इन्होंने ईरान में बहुत काम किया उसके हवाले से। फिर ये शिकस्त तारीख़ शुरू किस तरह हुई ईरान के अंदर, इन्होंने इसका जिक्र बड़ा अच्छे तरीके से किया, साल ब साल जिक्र किया इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से और अहम तरीन वाक़यात इसके अंदर देती हैं। इसके अंदर ईरान में जो सोशलिस्ट तहरीक थी उस सोशलिस्ट तहरीक को कौन लोग चला रहे थे, फिर उस सोशलिस्ट तहरीक के साथ साथ शाह के जो मुखालिफ उलमा थे, जो शिया उलमा थे और उसमें आयतुल्लाह खुमैनी साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त है और बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन खुमैनी साहब ने एक तरह से टेक ओवर कर लिया था उस तमाम फ़िक्र को, शिया फ़िक्र को उलमा के लिहाज से जो कि शाह के ख़िलाफ़ थी। तो ये लोग किस तरह आपस में इत्तेहाद किए हुए थे। एक वक्त तो ये भी आया कि उलमा के दरमियान और सोशलिस्टों के दरमियान एक इत्तेहाद हो गया शाह के ख़िलाफ़, ऐसा भी हुआ। फिर इसमें अमेरिका का क्या किरदार था, फिर इसमें बरतानिया का क्या किरदार था, फिर इसमें रूस का क्या किरदार था, फिर ईरान के अपने अंदर जो हालात थे। डॉक्टर मुसद्दिक का आपको मालूम है कि जब वो आए थे तो 60s की दहाई के अंदर तो उन्होंने जो है नेशनलाइज कर लिया था तेल के कुओं को, फिर उनको जाना पड़ गया था, तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा था। फिर इसी तरीके से 70-80 की दहाई के अंदर शुरू के अंदर जब मिस्र इसराइल जंग हुई तो उसके अंदर शाह ने ईरान के तेल की कीमतें बढ़ा दी थी। तो तेल की कीमतें जब बढ़ा दी थी तो उस वक्त अमेरिका को बड़ी परेशानी हुई थी। हालांकि शाह जो थे वो अमेरिका के बड़े करीबी साथी थे और आखिर वक्त तक समझे जाते थे, लेकिन ये किताब जो है बहुत सारे नज़रियात को आपके गलत भी साबित कर देगी और बहुत सारे वाक़यात पर आपको नज़र षानी करने पर, बहुत सारे नज़रियात पर नज़र षानी करने पर मजबूर भी कर देगी कि क्या वाकई शाह को आखिर वक्त तक अमेरिका ने बचाने की कोशिश की। अमेरिका का किरदार किसी और तरह का था, बरतानिया का किरदार किसी और तरह का था, रूस का किरदार किसी और तरह का था। तो अंदर जो खाड़ पछाड़ चल रही थी उसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। फिर शाही और बागी, जो शाह के जो वफादार थे उनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उलमा से मुतासिर हो गए थे। और एक वक्त तो ये भी आया कि शाह और उनकी जो मलका थी जब वो खाने के लिए नीचे आई डिनर के लिए, तो उस डिनर की टेबल पर शाह के महल के अंदर टेबल के ऊपर जो कागज़ रखा हुआ था, एक कागज़, और उस पर लिखा हुआ था मर्ग बर शाह, जो कि उस वक्त मकबूल नारा था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह असर व नफूस
हो चुका था उलमा का और उनके नज़रियात का बादशाह के महल के अंदर भी और बादशाह की करीबी फ़ौजों के अंदर। और एक वक्त ये भी आया कि जो शाह के वफादार फ़ौजी थे उन्होंने अपनी वफादारियाँ पेश की उलमा को कि जी आप हमें अपने साथ मिला लें और हम इनके ख़िलाफ़ बगावत करेंगे, और फ़ौज में बगावत हुई। फिर असलहा कहाँ से आ रहा था, फिर यासिर अराफात साहब का इसमें क्या किरदार था, कर्नल कज़ाफ़ी साहब का इसमें क्या किरदार था, मुसलमान मुल्कों का भी क्या किरदार था, इसके अंदर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा। हालांकि शाह ईरान ने अपना एक बड़ा जश्न मनाया पहलवी रियासत का 2500 साला, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनकलाब सफ़ेद के नाम पर उन्होंने जो है बहुत सारी इस्लाहात भी की, लेकिन उन इस्लाहात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक वक्त यह था कि अमरीकी उनको ये कहते रहे कि सोशलिस्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी से छा रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि कुछ इस्लाहात करें, कुछ जमहूरी इस्लाहात करें, कुछ माशी इस्लाहात करें, कुछ ज़रूरी इस्लाहात करें, लोगों की हालत को बेहतर बनाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बाद 65 से 67 से 68 से जो इनके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी थी वो इनको गलत रिपोर्टें देती रही, नहीं सर आप तो बहुत मकबूल हैं, नहीं जी बादशाह सलामत आपको तो लोग बाप की तरह चाहते हैं। ये बेचारे उसमें रहे, ट्रांस में रहे, और उन्होंने आखिर में इन्हीं लोगों को अपनी तबाही की वजह भी करार दिया। तो इसी तरीके से मजहबी दिनों को किस तरह इस्तेमाल किया गया शाह के ख़िलाफ़, और उसमें जुलूस निकाले गए। फिर अब दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ वहाँ 77, 78, 79 के अंदर हुई, उसमें जो सिनेमा जलाए गए, उसमें जो बाज़ारों को आग लगाई गई, उसमें जो आम लोगों को मारा गया, जो शाह के ख़िलाफ़ रिएक्शन के तौर पर एक तरह से इंसर्जेंसी फैलाने के लिए, इमरजेंसी के लिए और हालात ख़राब दिखाने के लिए और शाह के जो कमज़ोर करने के लिए, तो वो भी एक बहुत हमारे लिए आई ओपनर है कि क्या अपने ही मुल्क के लोग एक इनकलाब लाने के लिए इस तरह अपने ही लोगों को मार सकते हैं, अपने ही लोगों को ज़िंदा जला सकते हैं सिनेमा में बंद करके, और इसी तरीके से बाज़ारों में फायरिंग कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर इमाम खुमैनी जो थे, इनकी उठान कहाँ से हुई, क्या इनको किसी की मदद हासिल थी? मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी कि इमाम खुमैनी जो थे वो क्या तन्हा ये काम कर रहे थे, उनके पीछे कोई नहीं था। उनके जो मुखालिफ उलमा थे, मूसा सदर थे और बहुत सारे लोग थे, क्या उनको इस्तेमाल करने की जब कोशिश की गई तो उनके साथ क्या हुआ? मूसा सदर के साथ लीबिया के अंदर क्या हुआ, और यासिर अराफात साहब का इसमें क्या किरदार था, कर्नल कज़ाफ़ी ने फिर क्या किया, असला कहाँ से, लबनान की हुकूमत का क्या किरदार था, उनका असला कहाँ से आ रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शिकस्त तख्त पहलवी के अंदर एंड्रयू स्कॉट कॉपर ने लिखी है। ज़ाहिर है कि मगरिब के लोग जब तहकीक करते हैं और लिखते हैं तो वो बेलाग अंदाज में लिखते हैं, और फिर तारीख़ी वाक़यात जो होते हैं उसके तनाजुर में इसको देख कर सही और गलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम बिल्कुल यकसर नहीं कह सकते कि जी अगर इमाम खुमैनी के ख़िलाफ़ कोई बात लिखी है तो उसका मतलब ये किताब गलत होगी, या शाह की हिमायत में कोई बात लिखी है तो गलत होगी, या उलट अगर हम कर लें तो ऐसी बात नहीं है। हमें हर चीज़ को तारीख़ तनाजुर में देखना चाहिए। इनके 79 में खुमैनी साहब की वापसी फ़्रांस से ईरान के अंदर, इराक़ जिला वतनी, इराक़ से फिर फ्रांस से अमेरिका की लिए भी उन्होंने कोशिश की एक ज़माने में कि अमेरिका का वीज़ा भी उनको मिल जाए, और फिर पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा था। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस किताब को पढ़ करके आपको मालूम होंगी, और ईरान के जो ये खुमैनी इनकलाब है इसके बारे में आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी मालूम होंगी जो शायद इससे पहले आपको मालूम नहीं थी। द फॉल ऑफ हेवन, द पहलवीज़ एंड द फाइनल डेज ऑफ इम्पीरियल ईरान, शिकस्त तख्त पहलवी, एंड स्कॉट कॉपर। नादरा महर नवाज साहिबा ने इसका तर्जुमा किया है। अक्स पब्लिकेशन की एक और बड़ी बेहतरीन किताब, इसको आप ज़रूर पढ़िए, हमारा पड़ोसी ईरान। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज का पाकिस्तान, माजी का पाकिस्तान भी इन हालात से गुजरता रहा है।